नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कोहबर की शर्त कहानी का आखिरी भाग। सारा खेल ही समाप्त हो गया। इस हरे भरे घर की फिजा ही बदल गई। उछलते कूदते हिरन की जैसे चारों टांगे एक साथ ही कोई बांध दे। चंदन बहरा कर बैठ गया। सूझबूझ एकदम हवा हो गई। द्वार पर रहता तो वहाँ की उदासी काटने लगती। घर में आता तो बिलखती हुई गुंजा मन का ढाढ़स ही तोड़ देती। किंतु वह समझाने लगता। समझाते समझाते वह स्वयं भी रो पड़ता। बाहर आता तो फिर वही अकेलापन, द्वार खंड की वही उदासी मन को बेधने लगती। यह पचीसा था जिसने आकर द्वार का काम संभाल लिया। रह रहकर चंदन को समझाता रहता, बोधता रहता। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे दिन आकर गुंजा से मिल जाते, चंदन से कह सुन जाते। श्राद्ध के बाद वह फिर आए। चंदन द्वार पर ही था। आंगन में खाट पर बैठकर गुंजा से बोले, महतारी ने बुलाया है। गुंजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह सिर झुकाए चुपचाप नीचे देखती रही। तो वैद्य जी फिर बोले, कुछ दिन के लिए चौबे छपरा चलोगी? चौबे छपरा जाके अब क्या करूंगी बाबू? तुम्हारी महतारी तुम्हें देखना चाहती है। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। अब चौबे छपरा में मेरे लिए क्या धरा है? सुख इस घर में भोगा तो दुख के दिनों में नैहर जाके क्या करूंगी? थोड़े दिनों के लिए अगर चली भी चलूं तो यहाँ रामू चंदन को कौन देखेगा? इनको किस पर छोड़ के चलूं? रामू तो साथ चल सकता है। वैद्य जी बोले, लेकिन चंदन। वैद्य जी चुप लगा गए। तो गुंजा फिर बोली, जब इस घर पर विपत्ति आई है तो घर के सभी लोग एक ही जगह साथ रहकर भोगेंगे। अब मेरे लिए इस घर में दूसरा कौन सहारा है बाबू? मैं चंदन को छोड़ के नहीं जाऊंगी। दुख ही भोगने के लिए जब मैं पैदा हुई हूं तो यहाँ से भागकर मैं भला सुखी होऊंगी? रामू को भेजकर वैद्य जी ने चंदन को द्वार पर से बुलवाया। चंदन आया तो बोले, मैं चाहता था चंदन कि गुंजा थोड़े दिनों के लिए चौबे छपरा हो आती। तुम्हारी क्या राय है? उनका मन हो तो चली जाएं, नैहर उनका है। लेकिन यह तो तैयार नहीं है। तुम कहो तो शायद तैयार हो जाए। अपना भला बुरा ये खूब समझती हैं। मैं अब इनसे कुछ नहीं कह सकता। अब तो जैसा ये कहेंगी वैसा ही मुझको चलना है। बाहर 2 बैल, 2 लगहर, रामू, यह घर, इनको कौन संभालेगा? यह तो अच्छी तरह यही समझ सकती हैं। मुझसे आप नाहक पूछते हैं तो किससे पूछूं? चंदन, घर के मालिक एक तरह से पहले भी तुम ही रहे हो, अब हो ही गए। मालिक मलिकाओं की बात छोड़िए वैद्य जी, जो हमारी किस्मत रही है उसे देख ही रहे हैं। ऐसा भी दिन कभी देखना पड़ेगा, यह सपने में भी नहीं सोचा था। आप तो इनके बाप हैं, दुख में सहारा देने चले आए हैं। मुझे तो अपने बाप महतारी के चेहरे तक याद नहीं। होश संभाला तो भैया की गोद में, घर में दुलारने वाली मिली भौजी, सो भी ना टिकी। अब तो भैया भी चले गए, बची हैं ये, सो इनको आप ले जाइए। आगे जो देखना होगा सो देखूंगा, भोगना होगा भोग लूंगा। सिर तो झुका ही है। चंदन की आंखें भर आईं। वह दूसरी ओर देखने लगा। नहीं नहीं, ऐसा न सोचो चंदन, अब गुंजा को नहीं लिवा जाऊंगा। मैं अपने मन से नहीं आया था, इसकी महतारी से देखना चाहती थी। मैं तो यहाँ आ गया, लेकिन वे कैसे आएंगी? लेकिन मैं जाकर समझा दूंगा। फिर 2-4 महीने के बाद अगर हो सके तो दिन भर को तुम ही पहुंचा आना।
यहाँ वहाँ दोनों जगहों के लिए अब तो तुम ही बचे हो। वैद्य जी गुंजा को समझा बुझाकर वापस लौट गए। महामारी का प्रकोप सिराने लगा। इसके बाद भी 2-4 लोग बीमार पड़े, लेकिन बच गए। गांव का उत्साह ही जैसे ठंडा पड़ गया। सभी एक ही बयार की चपेट में चित गिरे थे। उखड़े हुए उदास चेहरे, सबके दैनिक कार्यों में बेहद स्थिरता आ गई। जामुन वाली परती में यदा कदा ही कोई बैठता। सब अपने खंड द्वार पर। गांव की फिजा ही बदल गई। चंदन और भी सुस्त हो गया। ना सरेह घूमने में मन लगे, ना खंड द्वार पर बैठने की इच्छा हो। कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ बैठ कर दिन काटने लगा। माघ बीत रहा था। खेत में मटर और चना गुटा रहे थे। पचीसा चंदन के सिर पर सवार रहता, बार बार टोकता, समझाता रहता। चंदन, इतनी बड़ी खेती गृहस्थी बर्बाद ना करो। भौजाई और भतीजे का मुंह देखो। जो हुआ सो बीत गया। जिसको जाना था चला गया। उसके कारण जो पास है उसकी ओर से आंखें क्यों मूंद रहे हो? ऐसी जमी हुई खेती यदि उखड़ गई तो कहीं के ना रहोगे। रोने धोने और उदास रहने से कुछ नहीं मिलता। पीठ की धूल झाड़ पोंछ कर खड़े हो जाओ। चंदन, आगे बहुत काम करने हैं। पचीसा के बार बार समझाने से चंदन कुछ संभलने लगा। खेत सरेह घूमने लगा। काम में रुचि लेने लगा। जब तक बाहर रहता मन लगा रहता। घर आता तो गुंजा को देखकर उसका सारा धीरज छूट जाता। गुंजा जैसे फिर कंवारी हो गई। कौन कह सकता था कि इस मांग में कभी सिंदूर भरा होगा। इस उम्र में तो बहुत सी लड़कियां कंवारी रहती हैं। कभी कभी गुंजा के तीनों रूप चंदन की आंखों में नाच जाते। कंवारी गुंजा, सुहागिन गुंजा और अब की निस्तेज, बुझी हुई, मुरझाई विधवा गुंजा। चंदन भीतर ही भीतर कांप जाता। गुंजा चुप हो गई। उड़ने वाले रंगों में रंगे हुए चित्र की भांति उसके चेहरे की कांति फीकी पड़ती गई। आंखों के नीचे कुछ स्याही आने लगी। चंदन बार बार समझाता, बार बार बोधता, अक्सर अपने अंगोछे से उसकी आंखें पोंछता, लेकिन गुंजा के उतरते हुए चेहरे पर पल भर को भी ठहराव ना आया। चंदन एक दिन खींच गया। तो ठीक है, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या हुआ? गुंजा ने पूछा। मेरी एक भी बात जब सुनती ही नहीं हो तो इस घर में रह के क्या करूंगा? तुम्हारा घर है, तुम संभालो। तो जाओगे कहाँ? जहां मेरा मन करेगा चला जाऊंगा। इतना मुझसे सहा नहीं जाता। पचीसा कहता, भौजाई भतीजे का मुंह देखो, मन में ढाढ़स करो। लेकिन तुम हो कि सारा ढाढ़स, सारा धीरज चुटकी बजा के तोड़ देती हो। आखिर मैं पत्थर का नहीं हूं गुंजा। तुम एक मार में तिलमिला गई। मेरे सिर पर तो ना जाने कितने निशान हैं। मैं ही तुम्हें दुख देती हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे सारे दुखों की जड़ तुम हो और कोई नहीं है। अब तक जो हुआ सो हुआ ही। आगे भी चाहती हो कि मैं घुट घुट के ही मर जाऊं? मुझसे अब नहीं सहा जाता। मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। चंदन ने अपना मुंह घुटनों में छिपा लिया। गुंजा उठ खड़ी हुई और चंदन का सिर ऊपर उठाती हुई बोली, तो कहो, मुझे क्या कहते हो? कहना क्या है? मेरी देह छू के कहो कि अब तुम कभी न रोओगी। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी तो चंदन ने अपनी बाह बढ़ाकर कहा, लो, मेरी देह छू के वचन दो कि अब कभी नहीं रोओगी। गुंजा चंदन की बाह छूकर बोली, लो, अब कभी नहीं रोऊंगी। चंदन बाहर चला आया।
धीरे धीरे घर में स्थिरता आने लगी। गृहस्थी के काम में गुंजा मन लगाने लगी। घर एक ढर्रे पर आने लगा। चंदन बाहर भीतर के सारे काम नियमित रूप से संभालने लगा। घर का बिखरा हुआ उदास अलस वातावरण सिमटने लगा। भारीपन कम होने लगा। खेती गृहस्थी के कामों के बारे में गुंजा चंदन बैठकर राय बात करने लगे। जिंदगी चल निकली। छपटी काटने वाली गणासी की धार मुरहा गई थी। सवेरे ही चंदन ने गणासी पचीसा को दे दी थी कि रामपुर के लोहार से जाकर पिटवा लाएगा। दोपहर को खेत से हरियरी का बोझ लेकर लौटा तो गणासी अपनी जगह पर ना मिली। अगल बगल सभी लोग अपने अपने द्वार पर छपटी काट रहे थे। मांगता भी तो किससे? हार कर पचीसा के घर की ओर बढ़ा। बहुत दिनों बाद पश्चिम की बारी में पैर रखा था। मन में अजीब तरह की उत्सुकता भरी हुई थी। बाला को देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। अब ना जाने बीमारी के बाद उसका चेहरा कैसा हो गया हो। पचीसा की एक मड़ई के द्वार पर चांचर चढ़ा हुआ था। दूसरी में भीतर कोई छपटी काट रहा था। आगे के नाद और फाटक के बीच चिकनी जमीन पर खड़े होकर चंदन ने आवाज लगाई, पचीसा। कोई उत्तर ना आया। भीतर छपटी काटने का क्रम जारी रहा। खच खच की आवाज आती रही। चंदन ने फिर 2-3 बार धीरे धीरे ही आवाजें लगाईं, किंतु कोई उत्तर ना आया। अब की बार कुछ सोचकर जोर से पुकारा, पचीसा। भीतर छपटी काटने का खच खच का स्वर रुक गया और आवाज आई, कौन है? चंदन ने जो सोचा था वही हुआ। थमे स्वर में धीरे से बोला, मैं हूँ चंदन। काम क्या है? बाबू घर में नहीं है। भीतर से ही बाला बोली। चंदन रुककर कुछ सोचने लगा। भीतर भी बाहर से कुछ सुनने की ही प्रतीक्षा थी। क्या बाहर नहीं निकलोगी? चंदन ने धीरे से कहा। इतना बहुत था। बाला की बीमारी के बाद उसे पहली बार चंदन देख रहा था। हाथ पैर झाड़ छपटी काटना छोड़कर बाला बाहर निकली। चंदन सहम गया। यह कौन है? वह बाला कहाँ गई? हाथ पैर और मुंह पर चेचक के बड़े बड़े दाग। उस गोल गोरे चेहरे की बड़ी बड़ी 2 आंखों में से एक। बाला ने मुंह फेर लिया। अब मेरी ओर देखोगी भी नहीं? देखने दिखाने लायक अब यह देह नहीं रही चंदन। नाता बस देह देह का ही था। चंदन ने पूछा। जो चीज़ आँखों को बुरी लगे उससे लगाव होता ही कहाँ है चंदन? मन का नाता भला कौन निभाता है? तू भी यही कहती है बाला? मेरे कहने ना कहने से होगा ही क्या चंदन? जो तुम्हारे सिर पर आ पड़ी है उसी से उबर जाओ तो बहुत है। इतना जो संभाल रहे हो तुम्हारे लिए कम नहीं है। कल शीशे में अपना मुंह देखा तो लगा कि भगवान ने मेरा हक पद छीन लिया। जब रूप ही ना रहा चंदन तो भला मोह कौन देगा? अच्छा हुआ जो आ गए। बहुत दिनों से मन करता था देखने को। सोचती थी माई से कह के बुलवाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी। और जब आया तो मड़ई के बाहर नहीं निकलती थी। चंदन ने बात कस दी। हाँ, यह एक आँख वाला कुरूप मुंह लेकर तुम्हारे सामने आने में थमती थी। भौजाई कैसी हैं? हैं? कुछ रुककर चंदन बोला। पचीसा को गणासी पिटवाने को दी थी। देखो कहीं रखी है क्या? देखती हूँ। बाला मुड़कर मड़ई में गणासी खोजने चली गई। 2-1 मिनटों के बाद गणासी लेकर लौटी तो चंदन बोला,
कहते हैं नारियल का पानी मलने से माता के दाग बहुत जल्दी भर जाते हैं। नारियल का पानी मैं कहाँ पाऊंगी? मुझे कौन लाकर देने वाला है चंदन? और ये दाग भरें या ना भरें, मन में अब कोई लालसा ना रही। संसार में कब किसका मन भरा है? रूप का घमंड कभी मन में आया था, सो परमात्मा ने चूर कर दिया। अब तो इसी बलिहार में दिन काटने हैं। कभी कभी सुधि लेते रहोगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। अगर भूल बिसार दोगे तो भी क्या करूँगी? पहले सी बात अब कहाँ रही? ना वह मन रहा, ना वह उमंग रही। बाला की आंखें भर आईं। चंदन चुपचाप बाला की ओर देखता रहा। बाला की आंख से जब टप से आंसू गिरा और उसने अपने आंचल से आंखें पोंछी तो चंदन बोला, तू अपने ही भाग्य को रोती है? घड़ी भर को भी कभी मेरी किस्मत के बारे में सोचा है? हाँ चंदन, यह तो ठीक कहते हो। आदमी इतना स्वार्थी होता है कि उसे अपना दुख दूसरे के बड़े से बड़े सुख से भी भारी लगता है। जिस दिन भाई को फूंक कर लौट रहे थे तो मैंने तुम्हें देखा था। बड़ी देर तक यही सोचती रही कि आदमी से बड़ी उसकी किस्मत होती है। अपने किए कराए कुछ नहीं होता, और वैसा आदमी जो दूसरों के आंसू ही पोंछने के लिए बना हो, उसकी थाह कौन पा सकता है? चंदन, जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। हाँ, अभी छपटी काटनी है। चंदन लौट पड़ा। दुआर लौटते हुए चंदन का मन नए सिरे से उचट गया। जनेरा के खेत में मचान पर ही बाला बार बार आंखों के सामने खड़ी हो जाती। यह वही बाला है, लेकिन हिरनी की एक आंख कहाँ गई? चेहरा इतना कुरूप कैसे हो गया? भैया का चेहरा भी कितना भयंकर हो गया था। वह उनके साथ ही चला गया तो सबको एक दिन चल देना है। यहाँ का कुछ भी टिकना नहीं है, ना यह रूप, ना यह देह, और ना संसार की कोई भी चीज। तो यह माया मोह किस लिए? भौजी चली गई, भैया चले गए, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, गुंजा चली जाएगी, बाला चली जाएगी, एक एक करके सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो यह सब खेल है, तमाशा है। पेड़ों के नीचे से द्वार की ओर बढ़ते हुए चंदन के अगल बगल जैसे कोई गरम बयार बह गई। सामने के खेतों की ओर निगाह गई तो देखा जैसे हल्का पीलापन छा रहा था। खेत पकने लगे। हरी भरी यह सरेह सूख कर झंझना जाएगी, खेत कट जाएंगे। लहलहाती हुई यह धरती एक दिन सुनसान उजाड़ हो जाएगी। चंदन द्वार पर तो पहुंच गया, लेकिन मन में एक अजीब सी उचटन और अनिच्छा भर गई थी। भाई की मौत के बाद से वह जैसे चकोह में पड़कर नाच रहा था, आज जैसे एकाएक किनारे लग गया और आंखों के सामने का सब कुछ अपने असली रूप में साफ साफ दिखाई देने लगा। फागुन लग गया। 10 दिन जाते जाते वैद्य जी फिर आए। गुंजा को 2-4 दिन के लिए ही चौबे छपरा ले जाने की चंदन से विनय करने लगे। गुंजा पास ही में धरती पर बैठी हुई थी। वैद्य जी ने चंदन से फिर पूछा, क्या कहते हो चंदन? देखिए वैद्य जी, हमने तो आज तक एक बार भी मना नहीं किया। मैंने तो बीच में इनसे 2-3 बार कहा कि जाओ चौबे छपरा एक बार हो आओ, महतारी देखने को छछनती होंगी, लेकिन इनके गुमसुम चेहरे के आगे अब मेरी एक भी नहीं चलती। अब आप आ ही गए हैं तो अधिक नहीं 10 दिन के लिए इनको लेते ही जाइए, पर इससे आगे ना रखिएगा, नहीं तो फगुआ बीता की कटाई शुरू हुई और आप जानते ही हैं कि अब सारा भार इसी देह पर है। मैं खेत देखूंगा कि रोटी पानी। वैद्य जी प्रसन्न हो गए।
चंदन ने गांव की असवारी ठीक कर दी। गुंजा रामू को लेकर चौबे छपरा चली गई। चंदन नितांत अकेला हो गया। दिन में बगल की चाची के घर खा लेता, रात में द्वार पर ही कभी लिट्टी लगा लेता, कभी फुटेहरी, कभी भरपेट दूध ही पीकर रह जाता। उसकी ज़रूरत से बहुत अधिक दूध दोनों जून बच जाता था। कभी किसी के घर दे आता, कभी पचीसा ले जाता। घर में ताला बंद कर दिया तो फिर गया ही नहीं। रामू और गुंजा के चले जाने के बाद सूनापन तो ज़रूर लगने लगा, लेकिन चंदन को यह सूनापन कुछ अच्छा भी लगा। शांत निश्चिंत होकर वह द्वार पर पड़ा रहता। सांझ सवेरे जानवरों के खिलाने पिलाने में बीत जाता, बाकी समय में फुर्सत और अकेलापन। इस अकेलेपन में मन को उबाने वाली उदासी न होती, बल्कि उसे सोचने समझने का एक हल्का सा सुख मिलता, विरक्तता का सुख। चंदन के मन में नए सिरे से कुछ भरने लगा। यह माया मोह कुछ नहीं है, ब्याह शादी का झंझट सब बेकार है। जो आश्रित हैं बस उन्हें पार लगा दो। घर गृहस्थी बढ़ाना एकदम व्यर्थ है। चंदन ने निश्चय किया कि अब वह अपना ब्याह नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं। गुंजा को गए 10 दिन हो गए थे, किंतु चौबे छपरा से कोई हालचाल नहीं मिला। 5 दिन और फिर भी कोई समाचार नहीं आया तो चंदन सकबगाया। फगुनहट बहने लगी थी। दिल में कुछ उदासी और रूखापन आने लगा था। खेत पियरा कर पकने लगे थे। कसकर फगुनहट बही के खेत में डांट सूखकर झंझना गए और कटनी शुरू हुई। चंदन रोज अपने खेत देख आता कि कौन पहले काटने लायक होगा। फगुआ 10 दिन रह गया तो चंदन ने वैद्य जी के नाम एक चिट्ठी लिखी और पचीसा के हाथ भिजवा दी। सांझ को वैद्य जी गुंजा और रामू को लेकर आ गए। गुंजा दुबरा गई थी। 15-20 दिन में ही यह हालत, आखिर बात क्या है? चंदा ने गुंजा से पूछा। बात मैं क्या बताऊं? 2 बार बीमार पड़ गई। हुआ क्या था? पहली बार तो बुखार लगा था। 3-4 दिन तक उसी में डूबी रही। फिर एक दिन चक्कर आ गया और आंगन में बेहोश होके गिर पड़ी। फिर 2-3 दिन तक खटिया पर से उठा ही नहीं गया। देह का सारा बल ही जैसे किसी ने हर लिया। अभी तो बाबू भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी चिट्ठी गई तो ना ही ना कर सके। मैं तो चिंता में सूखी जा रही थी कि तुम क्या सोचते होगे, खाने पीने का क्या इंतज़ाम होगा, लेकिन देह के आगे मैं तो बेबस हो गई थी। खाना पीना तो चल ही जाता था। पहले 2-4 दिन तक तो अकेले रहना अच्छा लगा, लेकिन बाद में मन ही उचट गया। रामू भी चला गया था, सो अपना तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ता था। घड़ी 2 घड़ी के लिए भी चौबे छपरा एक बार क्यों नहीं आ गए? मेरा मन नहीं लगता था। आ गए होते तो मैं चली भी आती। चौबे छपरा में मेरा अब क्या धरा है? चंदन ने एक लंबी सांस खींची। वहाँ जाने को अब मन नहीं करता। संबंध तो ऐसा हो गया है चौबे छपरा से कि जीवन पर्यंत आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चौबे छपरा में चोरी करते हुए ही मैं पकड़ लिया गया। खैर हटाओ, इन बातों में अब क्या धरा ही है। गुंजा चंदन को अपलक ताकती रही। चंदन ने बात ही मोड़ दी। गांव में कटिया करने वाले बनिहार आने लगे हैं। खेत पक चले हैं। फगुआ के बाद ठहरेंगे नहीं। कटाई लग ही जानी चाहिए। अगर कहो तो बनिहारों, खेत काटने वाले मजदूर को बयाना दे दूं। ये सब मुझसे पूछ के होगा तो किससे पूछूं? अब कौन रह गया है? जब कोई था तब भी मलिकार तुम ही थे चंदन।
मुझसे पूछना हो तो इस घर के बारे में पूछा करो। खेती के बारे में मैं क्या जानती हूँ। लेकिन बनिहार आने लगे हैं और कहते हो कि फगुआ के बाद खेत ठहरेंगे नहीं, तब तो बनिहारों को बयाना देकर छेंक लेना ही ठीक होगा। चंदन ने 15 बनिहारों को बयाना दे दिया। फगुआ आ गया, लेकिन इस वर्ष किसी ने भी रंग नहीं खेला। बलिहार ने होली नहीं मनाई। इस महामारी ने सबके मन का उत्साह ही हर लिया था। होली बीती, चंदन खेतों की कटाई में जुटा। बनिहारों के दल गांव की सरेह में जुट गए। खलिहानों में अनाज के बोझे टलियाए जाने लगे। अंजोरिया रात में बनिहार लगभग रात भर काटते रहते। चंदन के साथ पचीसा और उसका परिवार था। चंदन ने पचीसा को एक बार मना भी किया कि साथ में खुद रहे, बाला और उसकी महतारी को कटाई में ना लाए, लेकिन वह माना नहीं। बोला, खाने भर को अनाज मुझे मिलने लगा चंदन, तो हम बदल नहीं गए। हम अब भी तुम्हारे लिए वैसे ही हैं। तुम्हारा जो उपकार हम पर है वह इस जिंदगी में भूल नहीं सकता। हम अब भी तो बनिहार हैं, तुम्हारे खेत में काम करेंगे, मजूरी लेंगे। चंदन चुप रह गया। 10-15 दिन में कटाई समाप्त हो गई। खलिहान में बोझे गंज गए। दिन को धूप में मजे की गर्मी आ गई थी। थोड़े दिनों तक बोझों को सूखने दिया। फिर दवरी के लिए चंदन ने गेहूं के बोझों को खुलवाया। चैत बीत रहा था, लोग दवरी कर रहे थे। गेहूं की दवरी में ही चंदन को 15 दिन लग गए। खलिहान में गेहूं भूसे के बड़े बड़े 2 टाल लग गए। फिर चना और तब सरसों की दवरी हुई। बैसाख की गर्मी और ऊपर से पछुआ, दवरी में डांट खूब टूटने लगे। बैसाख बीतते बीतते चंदन की दवरी उसावन समाप्त हो गई। खलिहान में से अनाज घर ढोया जाने लगा। घर में खड़े हुए अनाज के कोठले और दीवार के सहारे रखे हुए बड़े बड़े मिट्टी के कूड़े जब अनाज से भर गए तो चंदन ने गुंजा से पूछा, साल भर के खर्चे से अधिक के लिए तो अनाज घर में आ गया, अब बाकी का क्या करूं? खलिहान में अभी कितना अनाज है तौल कर अंदाजा तो हमें नहीं है, लेकिन जितना गेहूं घर के लिए आया है उससे 7-8 गुना ज़रूर होगा। 4 हिस्सा जौ होगा। पचीसा कह रहा था कि 20 मन चना होगा, 10 मन अरहर और लगभग 30 मन सरसों, बाकी और अनाज। सबके आंगन में गाड़ गड़ता है चंदन, देख के साध लगती है। हमारा आंगन सूना लगता है। कहो तो गाड़ गड़वा दूं? हाँ, खलिहान का आधा अनाज गाड़ में डलवा दो, बाकी बेच दो। लेकिन इतना अनाज होगा क्या? यह भी पूछने की चीज़ है। घर में परोजन पड़ेंगे, तुम्हारा ब्याह होगा, खाने वाले मुंह बढ़ेंगे। तुम भी सपने देखने लगी? चंदन कुछ हंसकर बोला, आंगन में गाड़ की तुम्हारी साध है तो पूरी हो जाए, बाकी तो मन का मोदक फोड़ना है। चंदन बाहर निकल आया। शायद देखकर 2-4 रोज के भीतर आंगन में गाड़ गड़ गया। गुंजा का मन हुलस गया। बाकी अनाज खलिहान से ही चंदन ने बेच दिया। खलिहान से अनाज उठ गया। साल भर माल गोरुओं के खाने लायक खोप में भूसा भर गया। तब जाकर चंदन ने चैन की सांस ली। पचीसा को उसकी मजूरी से 2 मन अधिक अनाज चंदन ने दे दिया था, सो वह जुड़ा गया था। जेठ की लू और तपन बढ़ने लगी थी। खा पीकर लोग अपनी अपनी पलानी में घुसते तो सांझ को ही निकलते। दिन भर पलानियों में ताश जमता। शादी ब्याह के दिखनहरू घूमने लगे थे। लोग चंदन के लिए मंडराने लगे। वैद्य जी भी 2-1 लोगों के साथ आकर चंदन को दिखा गए थे। गुंजा से चंदन के ब्याह के बारे में बात भी चलाई थी, लेकिन गुंजा ने अभी तक चंदन से कुछ नहीं कहा था। दिन में खाना खाने चंदन आया।
तो खाना परस कर आगे बैठ पंखा झलती हुई गुंजा ने धीमे से कहा, अब आगे क्या होगा चंदन? चंदन ने कौर चबाते हुए गुंजा की ओर देखा। क्या करूं? आगे की कुछ सोचते हो? आगे की भगवान सोचता है, यह मेरे जिम्मे नहीं है गुंजा। जो होना है वह तो आगे आता ही जा रहा है। लेकिन अपना धर्म उपदेश की सूझने लगी। धर्म उपदेश की नहीं, लोक लाज की बात कहती हूँ चंदन। लोग तुमसे क्या कहता है? आज नहीं कहता तो कल कहेगा ही। घर की परंपरा तो चलानी ही है, इसमें कोई रोक टोक तो आई नहीं, घर चल ही रहा है। लेकिन इस तरह से हम और तुम कब तक रहेंगे? गुंजा ने फिर धीमे से कहा, मेरे फेर में तुम इतना क्यों पड़ती हो? तो किसके फेर में पड़ूं चंदन? मेरा अपना कौन है? अब मैं किसका मुंह देखूं? किससे सुख दुख की बात कहूं? तो चाहती क्या हो? खुल के कहो। मेरी ही चाह की बात नहीं है चंदन। चाह तो मेरी भगवान ने कभी पूरी ही ना की। मैं तो कहती थी कि मेरे नसीब में भगवान ने सुख नहीं दिया, तो मेरे कारण तुम क्यों दुख भोगोगे? चंदन भोजन कर चुका था। हाथ धोकर बगल में थाली सरकाकर गमछे से हाथ पोंछ दीवार से पीठ टेक बोला, अगर तुमसे मेरा ब्याह हुआ होता तो भी तुम मेरी आंखों के सामने इसी घर में रहती। सो है ही, अब और क्या चाहती हो? लेकिन अब लगता है कि इतना ही सब कुछ नहीं है चंदन। इसके बाद के लिए हम तुम नहीं रहे। देह की भूख प्यास भी तो होती है। मेरे लिए भगवान ने पग पग पर गड्ढे खोद ही दिए। अब तुम मुझे नहीं बचाओगे तो खड़े होने के लिए मुझे बराबर धरती कहाँ मिलेगी? मुझे तो जैसे रखोगे रहूँगी, लेकिन हम तुम दोनों से बड़ा यह कुल है, उसकी लाज है, वंश की परंपरा है। अब तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। हम तो हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक हैं। यदि उस बीच कहीं भी हम चूक गए तो फिर तो यह सब कुछ उजड़ जाएगा। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा तो गुंजा बोली, मेरा मुंह ना देखो चंदन, आगे की राह निकालो। चंदन के राह निकालने से यदि कभी कुछ हो सका होता तो आज यह सब ना हुआ होता। अब तो जो कुछ भी होगा उसे सिर माथे पर ओढ़ने के लिए तैयार बैठा हूँ गुंजा। ऐसा कह देने से अब मुझे कहाँ शरण मिलेगी? शरण तुम्हें वही देगा जिसने यह सब कुछ किया है, मगर सहारा तो तुम्हारा ही है। शुरू से अब तक तुम्हारा ही मुंह देखकर मन को ढाढ़स देती रही हूँ। लेकिन बाबू कभी कभी कहते थे कि जो दवा कभी प्राण बचाती है वही कभी घातक भी हो जाती है। यह ठीक कह रही हो गुंजा, मैंने कभी किसी को सुख नहीं दिया है, लेकिन क्या करूं? भगवान ने मेरा आंगच ही ऐसा बना दिया कि जिस बिरवे पर भी नज़र पड़ी वही सूख मुरझा गया। जन्म लिया तो महतारी बाप चले गए, पोसने पालने वाले भैया चले गए, दुलारने संवारने वाली भौजी भी चली गईं। कल तक जिसका भरोसा था आज उसी के लिए घातक बन गया। पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़े। बात समाप्त कर चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। इसमें रोने की क्या बात है? हो या ना हो, लेकिन मेरे भाग्य में घुट घुट के ही मरना लिखा है। तो उसे तुम कहाँ तक रोकोगे? जिस घर को तुमने संवारा बनाया है, चाहते हो तुम्हारे ही सामने उजड़ के उसमें आग भी लग जाए तो लगे। घर तुम्हारा है, तुम घर के मालिक हो। लेकिन एक बात सुनो चंदन, अपने कोहबर की रात मैं होश में थी, तब दीपा सत्ती की कथा भी रह रह के याद आया करती थी और सोना में पानी भरा था।
लेकिन मैं सब कुछ सह गई तुम्हारी आस पर, और आज तक यही सोचती रही हूँ कि तुम्हारे ही सहारे जैसे तैसे दिन कट जाएंगे, घाव में इतनी व्यथा न होगी। लेकिन क्या? लेकिन अब तो तुम मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं हो। तुमने कहा क्या जिसे मैंने नहीं सुना? अपनी ही ओर से नहीं कहती, औरों की ओर से भी कहती हूँ। 2 बार बाबू आए, दोनों बार उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे ब्याह की बात चलाऊं। मेरा ब्याह? चंदन कुछ चौंक कर बोला। हाँ, तुम्हारा ही, और तुम अगुवाई करोगी? यह भी हो सकता है। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। अभी खिलवाड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा है गुंजा। मेरे दुख से तुम्हें संतोष नहीं हुआ। अगर यह खिलवाड़ है चंदन तो ठीक है, तुम्हारे जो मन में आए करो। तुम्हारी राह रोकने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं तो अपने जीने की राह बनाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें दूसरे ढंग से सुख मिलता है तो वही करो। मुझे तो अब भी दीपा सत्ती की कथा भूली नहीं है। सोना में बाढ़ भी फिर से आएगी। और गुंजा की आंखें एकाएक मुद गईं। वह दीवार के सहारे टिक गई, दांत बैठ गए। जब धरती पर गिरने लगी तो चंदन की निगाह पड़ी। लपक कर गुंजा की गर्दन और पैर के नीचे हाथ लगा। चंदन ने उठा लिया और बगल की चारपाई पर सुलाकर मुंह पर पानी के छींटे देते हुए उसने गुंजा की नाक दबा दी। थोड़ी देर में गुंजा ने आंखें खोल दी। चंदन सिराहने बैठ पंखे से हवा कर रहा था। हाथ उठाकर गुंजा ने मना किया, किंतु चंदन ने गुंजा को करवट लेटा दिया और पंखा हाँकता रहा। गुंजा का चेहरा एकदम पीला हो गया था। आंखों के नीचे स्याही सी भर आई थी। लगभग आधा घंटे बाद वह बैठ सकी। तो चंदन, मुझे इस घर में नहीं रखोगे? अपना ब्याह नहीं करोगे? मेरे ब्याह करने न करने से तुम्हारे यहाँ रहने में क्या अंतर पड़ता है? बिना तुम्हारी दुल्हन के तुम्हारे साथ मुझे अकेला कौन रहने देगा? और दूसरा, ऐसा कौन सा ठौर है जहाँ तुम्हारे बिना मैं जी सकती हूँ? गुंजा की आंखें फिर भर आईं। बोलो न चंदन, मेरे लिए क्या कहते हो? मुझे कुछ नहीं कहना है गुंजा। मरे की देह पर जैसे 2 मन वैसे 4 मन। लेकिन भैया की बरखी भी अभी नहीं हुई और तुमने ब्याह की बात उठा दी। मैंने नहीं, बाबू जब आते हैं तो यही पूछते हैं। मैं उन्हें क्या कहूँ? अब उन्हें जवाब दे दूंगी। लेकिन एक बात सुनो गुंजा, तुम्हारे गांव में मैं ब्याह नहीं करूंगा। क्यों? हर बात में सवाल न किया करो। अगर मेरा ब्याह होना है तो दूसरे गांव में ही होगा। ठीक है, मैं भी नहीं चाहती कि चौबे छपरा में तुम्हारा ब्याह ना हो। ब्याह होगा इतना ही मैं बाबू से कहूंगी। जैसे सागर की लहर आए और तीर पर का सभी कुछ बहा ले जाए। खेलने वाले बच्चे तीर पर छूटे हुए शंख और सीपियां ही बटोर कर संतोष करें। गुंजा को भी कुछ वैसा ही लगा। नए सिरे से उसने जिंदगी शुरू की। चले गए का मन में जितना दुख था, बचे हुए का उतना ही बड़ा आसरा था। गुंजा इसी आधार पर अटक गई। बिखरे मन को समेटना शुरू कर दिया। मन तो सिमटा, लेकिन देह को बटोर न सकी। तन की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। महीने में 3-4 दिन ना नहा सकने की जगह 8-8 दिन तक वह नहा ना पाती। इन 8 दिनों में देह से ज़रूरत से अधिक रक्त निकल जाता। कमजोरी बढ़ी तो बेहोशी के दौरे भी बढ़ने लगे। चंदन नई मुसीबत में पड़ा। वैद्य जी हर दूसरे तीसरे आकर गुंजा को देख जाते, दवा दे जाते।
आने जाने की परेशानी से बचने के लिए वैद्य जी ने गुंजा को चौबे छपरा ही चलने को कहा, लेकिन गुंजा ने अस्वीकार कर दिया। दवा से अच्छा होना है तो यहाँ रहकर भी अच्छा हुआ जा सकता है। आषाढ़ लग गया था, पानी एक दो बार बरस गया तो लोग हल बैल लेकर खेत जोतने को दौड़े। चंदन सुस्त रहा। समूहत नहीं करोगे क्या? गुंजा ने चंदन से पूछा। नहीं, अभी तो मन नहीं करता। इस साल बाढ़ आने की पारी है, भदई बोने से कोई लाभ न होगा। पहले ही खराब सोचोगे तो कैसे होगा? जो मेरा मन कहता है वही मैं करता हूँ गुंजा। मन के खिलाफ जब भी कभी किया है भोगना पड़ा है। गुंजा चुप लगा गई। आषाढ़ बीतते बीतते गुंजा ने चारपाई पकड़ ली। चंदन का एक पैर खंड में, दूसरा घर में रहने लगा। कब गुंजा बेहोश हो जाए अंदाज नहीं लग पाता। जब वह बाहर जाता तो रामू को घर में बिठा जाता। रामू को भी उसने नाक दबाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने की तरकीब सिखा दी थी। घर में खाना बनाना, खंड में बैलों की देख रेख करना, फिर गुंजा को संभालना, समय से दवाई देना। चंदन के सिर पर यह सब एक ही साथ आ पड़ा। वैद्य जी की दवा से विशेष लाभ न हुआ तो चंदन ने दूसरे वैद्य को बुलाया क्या, वैद्य जी स्वयं ही ले आए, किंतु हालत में बहुत सुधार ना हुआ। चारपाई पर बैठने या उठने के लिए चंदन को ही सहारा देना पड़ता। घर का सारा उत्साह थम गया। कोने कोने में जैसे सूनापन भरने लगा। चंदन के मुंह पर एक नई उदासी छाने लगी, अजीब सी करुणा भरी उदासी। भैंस बिसुक गई थी, सेवा न होने से कुसारी हो रही थी। चंदन ने गुंजा को बिना बताए ही भैंस को बेच दिया। केवल गाय लगती थी जिससे घर का काम किसी तरह चल जाता था। द्वार पर के कामों को जल्दी से निपटाकर चंदन घर आ जाता। कमज़ोर होने से गुंजा चिड़चिड़ी हो गई थी। तनिक सी देर में मुंह फुला लेती या रोने लगती। चंदन को उसे मनाने और चुप कराने में ही परेशानी होने लगी, किंतु चंदन गुंजा की सेवा में तनिक भी थका नहीं। नियम से गुंजा को भोर में उठाता, दतुअन कुल्ला कराता, दवाई पिलाता, बिस्तर झाड़ता, दूध देता, वैद्य जी के बताए अनुसार भोजन देता। गुंजा की सेवा में चंदन तन्मय हो गया, जैसे सेवा करने की मन की कोई पुरानी साध पूरी करने लगा। और गुंजा थी जो बैसाख की नदी की भांति धीरे धीरे कम होने लगी। चेहरे की आभा बिलाने लगी। भरा हुआ गोल मुंह दबने लगा। कनपटी दोनों ओर से दब गई। गाल की हड्डियां उभर आईं। देह खाट पर जैसे सट गई। बहुत दिनों से बालों में कंघी नहीं हो पाई थी, इसलिए सिर में खुजली मच रही थी। पहले चारपाई पर बैठकर ही वह कंघी कर लेती, पर जब देह में उतना भी बल नहीं रहा तो वह लाचार हो गई। सिर की चुनचुनाहट जब अधिक बढ़ गई तो उसने चंदन से कंघी मांगी। कंघी तो हाथ में पकड़ ली, किंतु बाहों में इतनी शक्ति ना थी कि कंघी से बालों को खींच सके। हार कर कंघी सिराहने रख दी। चंदन ने कंघी ले ली और सिराहने पीढ़े पर बैठकर गुंजा के बालों में हाथ लगाया। अब ये भी करोगे? गुंजा की आंखें भर आईं। जितना इस भाग्य में लिखा है उतना तो करना ही पड़ेगा गुंजा। अच्छा तो ये होता चंदन कि कैंची से इन बालों को काट ही देते। क्या? हाँ, मैं ठीक कहती हूँ। मुझ में दम नहीं है कि अब दूसरे तीसरे इनमें कंघी करूँ, और तुम अकेली देह क्या क्या करोगे? बालों में लाटा बन जाएंगे, तब तो और भी तकलीफ होगी। इतने लंबे लंबे बाल फिर कितने दिन में उगेंगे, यह भी सोचती हो? उग के करेंगे ही क्या चंदन? अब ये किस काम के रहे? अब तो इनको संवारने में भी लोगों को बुरा लगेगा।
कापर करूं मैं सिंगार। चंदन कुछ नहीं बोला, बालों में कंघी करता रहा। 4-5 बार में ही टूटे हुए बालों से कंघी भर जाती। चंदन जब कंघी साफ करने लगा तो गुंजा फिर बोली, इन्हें टिकना नहीं है चंदन, ऐसी बीमारी में ये बाल बचेंगे नहीं। मेरा मोह ना करो, इन्हें काट डालो। तुम्हारा मोह मैंने किया ही कब है गुंजा? और अब मोह करने न करने से होता ही क्या है? जैसे देह के लिए दवा खा रही हो, वैसे ही इनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आखिर ये भी तो उसी देह में है। तुम तो मानते ही नहीं हो। मैं तो कहती हूँ कि अब दवा पानी भी बंद कर दो, जिससे कुछ लाभ ही ना हो। उसे खाना न खाना दोनों बराबर है। जब दुख ही भोगना है तो दुनिया भर की परेशानी में अपने को डालने से क्या लाभ? बकबक ना करो, चुपचाप पड़ी रहो। जब बोलना चाहिए था उस समय तो मुंह में ताला पड़ा था। जब चुप रहना चाहिए तो दुनिया भर का ज्ञान उपदेश छांट रही हो। कंघी करने में मुट्ठी भर बाल टूटकर निकल गए। धरती पर गिरे हुए बालों को फेंकने के लिए चंदन उठने लगा तो करवट घूमकर गुंजा बोली, देखा, तुम मेरा कहा तो मानते नहीं हो। चंदन कुछ नहीं बोला, जंगले से बालों को घुमेटकर बाहर फेंक दिया। गुंजा फिर टुकुर टुकुर ताकती रही। 15-20 दिन बाद गुंजा की हालत सुधरने लगी। सावन की बरसात शुरू हो गई थी। 10-12 दिन जाते जाते सोना में जल भर गया। चारों ओर हरियाली छा गई थी। लोगों ने भदई बो दी थी, किंतु चंदन था कि गुंजा की बीमारी से कुछ कर ही ना पाया। पचीसा ने अपने मन में थोड़ा सा खेत बो दिया था। खेत और खंड की देखरेख पचीसा ही करने लगा था। रात को वह अपने घर ना रहकर चंदन के द्वार पर ही सोता, क्योंकि चंदन के लिए रात में भी घर में ही रहना ज़रूरी हो गया था। गुंजा का बुखार धीरे धीरे घटने लगा। बेहोशी के दौरे भी देर से आने लगे। इस बार वैद्य जी ने नाक में डालने को ऐसी दवा दी थी जो तुरंत बेहोशी को दूर कर देती थी। इसलिए बेहोशी के बाद होने वाली कमजोरी से गुंजा बचने लगी। वैद्य जी के चेहरे पर प्रसन्नता दिखी तो चंदन को अपार खुशी हुई। सोना का जल धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। भादों लगते ही गंगा जी ने भी जोर पकड़ा तो सोना और भी उफन गई। दोनों ओर के सरेहों में जल भर गया। बलिहार के चारों ओर बाढ़ आ गई। खेतों की फसल एकदम डूब गई। लोग वाहनों पर इधर उधर आने जाने लगे। इस 20-25 दिनों में गुंजा की स्थिति काफ़ी संभल गई थी, किंतु मासिक धर्म के समय फिर से ज़रूरत से अधिक खून जाने लगा। चौथे 5वें दिन तो देह में अपार स्थिरता आ गई। बिस्तरे की चादर अक्सर खराब हो जाती। चंदन ने पचीसा को वैद्य जी के पास चौबे छपरा दौड़ाया। दोपहर को खाकर गुंजा सो गई थी। सोकर उठने के बाद दवा में मिलाकर देने के लिए चंदन पान का रस गार रहा था। सोई सोई ही गुंजा हिचक हिचक कर रोने लगी। चंदन रस गारना छोड़कर गुंजा को जगाने लगा। गुंजा ने आंखें खोली तो चंदन को अपने ऊपर झुका देख उसकी दोनों बाहें पकड़ जैसे डर कर बोली, चंदन, अरे बात क्या है, रो क्यों रही हो? और चंदन आंचल से गुंजा की आंखें पोंछने लगा। गुंजा तेजी के साथ हाँफ रही थी। चंदन ने फिर पूछा, आखिर हुआ क्या? डर गई क्या? गुंजा की आंखें एकदम सफ़ेद हो गई थीं। डरी हुई धसी आंखों के सफ़ेद कोए अजीब से लग रहे थे। 5-7 मिनट के बाद गुंजा कुछ ठीक हुई तो उसने चंदन की बाहें छोड़ दी। चंदन खाट की पाटी पर बैठ गया तो चित्त लेटी हुई गुंजा चंदन का मुंह निहारने लगी। कुछ बोलोगी नहीं? क्या सोच रही हो?
सोच रही हूँ कि बहना के ब्याह में कोहबर की रात जब तुम ऊँघ रहे थे तो तुम्हारे मुंह पर पानी डालकर आंचल से मैंने तुम्हारा मुंह पोंछा था। याद है चंदन? और आज तुम मेरे आंसू पोंछ रहे हो। लू की गरम बयार जैसे देह के असंख्य रोंगटे खड़े कर दें। चंदन वैसी ही बयार की चपेट में आ गया। भूल गए क्या चंदन? नहीं, याद है गुंजा, और यह भी याद है कि उसी रात तुमने एक शर्त भी बंधी थी। लेकिन शर्त क्या थी आज तक मेरी समझ में नहीं आया। गुंजा की आंखों की कोरों से फिर टप टप आंसू गिरने लगे। चंदन के मुंह पर निगाह गाड़ा, जैसे कहीं दूर देखती हुई जोर लगाकर सांस खींचकर बोली, अच्छा ही हुआ चंदन जो नहीं समझे। वह तो ऐसी शर्त थी जिसमें हम दोनों ही हार गए। गुंजा की सांस फिर तेज चलने लगी। कमर के नीचे बिस्तरे की चादर खून से तर हो गई थी। चादर बदलने के लिए चंदन ने गुंजा को करवट लिवाया तो मूर्छा का आक्रमण हो गया और वह आंखें मूंद कर जैसे किसी शून्य में खो गई। चंदन उसकी नाक में दवा डालकर बेहोशी दूर होने की प्रतीक्षा में चिंतित डरे मन से उसके सिराहने बैठ गया। गुंजा के चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती के दानों की तरह उभरने लगी। चंदन अपने गमछे से धीरे धीरे उन्हें पोंछता जा रहा था। लगभग 20-25 मिनट के बाद गुंजन ने फिर पहले ही सी डरी हुई आंखें खोल दी। चारों ओर देखकर बोली, चंदन क्या है? सामने आओ, इस तरफ। चंदन गुंजा की खाट की दाहिनी पाटी पर बैठ गया। गुंजा का चेहरा इस बार पहले से अधिक भयभीत लग रहा था, बेहद डरा हुआ। मैं यही हूँ गुंजा, तुम इतनी घबराती क्यों हो? मैंने अभी एक सपना देखा है चंदन कि आसमान में चारों ओर काले काले घटाटोप बादल घिरे हैं और एक बहुत चौड़ी नदी है जिसके किनारे बहुत ऊंचे हैं। उसी के किनारे किनारे आगे आगे तुम, पीछे पीछे मैं चल रही हूँ। गुंजा की सांस फिर तेज होने लगी, सीना फूलने चिपकने लगा। बहुत ही कोशिश के साथ वह फिर कहने लगी, और चंदन, मेरी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। बच्चे को गोद में चिपकाए तुमसे सटी हुई मैं जल्दी जल्दी दौड़ रही हूँ और बलिहार के लोग हम लोगों को खेदते हुए पीछे पीछे चले आ रहे हैं। एकाएक तुम्हारे पाँव के नीचे का कगार फट जाता है और तुम नदी में गिरकर डूब जाते हो। चंदन, तुम डूब जाते हो। सांस फिर तेज हो चली, मुंह पसीने से तर होने लगा। चंदन उसके मुंह पर हवा करते हुए बोला, लेकिन तुम हाँफती क्यों हो? सपने से इतना क्यों डरती हो? नहीं नहीं चंदन, मेरे सपने झूठे नहीं होते। ब्याह के पहले भी जो सपना देखा था वह एकदम सच हुआ। अब यह भी सच होगा क्या? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है चंदन? हाँफती हुई बेहद डरे स्वर में गुंजा बोली। तब क्या होगा? फिर गले से हल्की सी आवाज निकलते निकलते गले में अटक गई। गुंजा की आंखें मुद गई, चेहरा शांत, स्निग्ध और शीतल हो गया। चंदन ने समझा बेहोशी का दौरा आया है। नाक में दवा डाल गुंजा के होश में आने की प्रतीक्षा में वह चुपचाप बैठा रहा। उसी समय वैद्य जी पहुंचे। बेटी की नासिका पकड़ी तो चौंक गए। कनपट्टी के नीचे दबी हुई हथेली पकड़कर बाह सीधी करने लगे तो चंदन गुंजा का सिर उठा सहारा देने लगा। छोड़ दो चंदन, अब छोड़ दो। क्यों? क्या हुआ? जो होना था सो हो गया।
हो गया चंदन। गुंजा चली गई। बसवारी में पानी भरा था। बाढ़ के दिनों में सांप प्रायः इन बांसों पर ही लिपटे रहते थे, इसलिए बांस काटना खतरनाक काम था। सांझ हो चली थी, इसलिए यह काम और भी कठिन था, किंतु बांस तो काटना ही था। चंदन चुपचाप दीवार के सहारे पीठ टेक कर जड़वत बैठा था। सभी लोग उसे समझा रहे थे। वैद्य जी बार बार उससे उठने को कह रहे थे कि देर हो रही है, देर हो रही है चंदन। बाढ़ बूढ़े का दिन, अंत्योष्टि क्रिया आज ही हो जानी चाहिए। किंतु चंदन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कफन पहनाना था, देर हो रही थी। पचीसा आया और चंदन की दोनों आंखों में पीछे से हाथ लगा, जबरदस्ती उठाकर आंगन में ले आया। बांस भी वही काट लाया था। अर्थी बन गई थी। गुंजा के शव को स्नान कराकर कफन पहना दिया गया तो घर में से विमान पर रखने के लिए वैद्य जी ने चंदन का कंधा पकड़कर उठाया। क्या है? उठो, हमारे साथ भीतर आओ। चंदन चुपचाप उठ गया। घर में गुंजा कफन में लिपटी हुई धरती पर पड़ी थी। यह क्या? चंदन ठिठक गया। कुछ नहीं चंदन, कुछ नहीं, धीरज रखो। आओ, उठाने में सहारा दो। मन में ढाढ़स करो चंदन। लो, गर्दन और कंधों के नीचे हाथ लगाओ। गर्दन की ओर चंदन और पैर की ओर से वैद्य जी ने शव को उठाकर आंगन में रखे हुए विमान पर लिटा दिया। लोग अर्थी उठाने को तैयार खड़े थे। सबसे पहले रामू को कंधा लगाना था। वैद्य जी कुछ बोल न पाए। फिर चंदन ने अर्थी में हाथ लगाया। एक ओर चंदन, दूसरी ओर वैद्य जी, पीछे की ओर गांव के 2 आदमी और। अर्थी मचर मचर करती हुई कंधों पर उठ गई। ले बाबुल घर आपनु, मैं चली पिया के देश। मरघट तो पानी में डूबा था। जलाने की कोई सुविधा न थी। शव को केवल जल में प्रवाह कर देना था। गंगा जी का जल तो चारों ओर फैला था, किंतु शव को गंगा की मुख्य धारा में ही डालना था। गंगा जी वहां से लगभग 2 मील पड़ती थीं। गांव के किनारे 4 डोंगियां आदमियों से भरी हुई तैयार थीं। 5वीं डोंगी के बीच की जगह चांचर से पाटकर अर्थी रखने के लायक बनाई गई थी। अगली फेंग पर चंदन, वैद्य जी और रामू बैठे। पीछे की ओर 3-4 लोग, आगे पीछे अगल बगल 5 डोंगियां बरसात की उस अंधेरी रात में गंगा जी की ओर बढ़ चली। सुनसान भयानक रात, केवल एक नाव पर जलती लालटेन का प्रकाश आगे की राह दिखा रहा था। आकाश के घने काले भूरे बादलों ने विदा की इस बेला को और भी भारी कर दिया था। बलिहार छूटा, गंगापुर की घनी बसवारियों से भी आगे निकल गए। गंगा जी की मुख्य धारा अभी आधा मील थी। बाढ़ का उफनता हुआ जल लोगों के मन में और भी भय भर रहा था। गंगा की बीच धारा में जब डोंगियां पहुंच गईं, तो पुरोहित ने गुंजा के मुंह पर का कपड़ा हटाते हुए कहा, बेटी का मुंह आखिरी बार देख लीजिए वैद्य जी। वैद्य जी कुछ पास सरक आए। लालटेन की रोशनी मुंह पर कर दी गई। वैद्य जी पीछे हटते हुए बोले, चंदन, तुम भी आ जाओ। चंदन ने पास आकर गुंजा के मुंह पर का कपड़ा अच्छी तरह हटा दिया। लालटेन अपने हाथ में लेकर बत्ती उकसाकर रोशनी तेज कर दी। घुंघराले बाल, उभरे ललाट के नीचे मुदी हुई आंखें, जैसे गाढ़ी निद्रा में लीन। वैद्य जी, मुंह तोप दूं? चंदन ने पूछा। वैद्य जी फफक कर रो पड़े।
चंदन ने मुंह ढक दिया। आगे पीछे दोनों बांसों में मिट्टी के 4 घड़े मजबूती से बांध दिए गए। 2 डोंगियां कठिनाई से सटाकर पानी में अर्थी उतारी जाने लगी। एक ओर के बांस चंदन पकड़े था, दूसरी ओर के 2 आदमी। चंदन, साध के छोड़ना एक साथ, वैद्य जी बोले। पहले घड़ों में जल भर दिया गया, फिर लोग एक दूसरे से छोड़ने के लिए कहने लगे, किंतु चंदन था जो बांस को पकड़े रहा। चंदन, छोड़ो छोड़ो चंदन, खतरा करोगे क्या? बड़ी गंगा की धारा है, नाव उलट जाएगी। वैद्य जी ने चंदन का हाथ झकझोर कर छुड़ा दिया। गहरे अतल जल में गुंजा समा गई। हल्की सी एक भंवर आई, लेकिन साध कर हिसाब से नावें बलिहार को मोड़ दी गईं। गांव की ओर पीठ करके बैठा हुआ चंदन भंवरों से भरी हुई उस मटमैली धारा को थोड़ी देर चुपचाप देखता रहा। फिर अपने मुड़े हुए दोनों घुटनों के बीच सिर टेक उसने आंखें मूंद ली। आशा है कि यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।